नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो यूपीएससी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन है वो बेहतर चल रही होगी, अच्छी चल रही होगी, फेयर चल रही होगी। एक बार सबसे पहले कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि तैयारी कैसी चल रही है। लाइक का बटन दबा दें। क्लास को मैं शुरू करता हूँ। और कल किन्हीं कारणोंवश आपकी जो क्लास है वो नहीं हो पाई थी, तो कल से जो लास्ट क्लास हमने की थी उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। जो नए बच्चे हैं उनके लिए मैं बता दूं, ओनली यूपीएससी के इस प्लेटफॉर्म पर पूरी आपकी यूपीएससी की जो तैयारी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही है। पूरा जो सिलेबस है वो फ्री में कराया जा रहा है और इसी के साथ साथ आपका जो स्टडी मटेरियल है, हमारा जो बुक्स है वो भी आपको फ्री में यहाँ पर मुहैया कराई जा रही है, फ्री में दी जा रही है ना। तो एक बार सबसे पहले कमेंट सेक्शन में बता दें कि ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड कराई जा रही है, तो जो बच्चे नए हैं उन्हें भी थोड़ा सा ये मालूम पड़े, वो थोड़ा इससे अवेयर हो सके। ठीक है, अगर आपको कोई परेशानी कोई दिक्कत हो क्लासेस के दौरान तो आप हमें क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं 9711141048 पर। ठीक है, क्लासेस में कोई प्रॉब्लम हो, आपको चीजें समझ में नहीं आती हैं तो आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और लाइव डाउट सेशन भी हमारा किया जाता है टेलीग्राम पर वीक में 3 डेज, तो आप उससे जुड़कर भी चीजों को पूछ सकते हो अगर क्लास में कोई डाउट है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है। ठीक है, टेलीग्राम की जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जहां पर लाइव डाउट सेशन किया जाता है, उसे जाकर ज्वाइन कर ले आप। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। एक बार सबसे पहले आप बता दें कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, क्या देखा था। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये साइड में आपको दिख रहा होगा ओनली यूपीएससी का एक दूसरा चैनल है शुभम मिश्रा के नाम से, जिस पर आपको लगातार आपको आपकी जो डाउट्स हैं, जैसे न्यूज़पेपर से रिलेटेड तैयारी की शुरुआत कैसे करें, बेसिक डाउट आपके इस पर क्लियर किया जाता है। तो आप इस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। और 3 से 4 दिनों पहले लास्ट संडे में यहाँ पर आपको एक लाइव सेशन किया गया था, जिसकी लिंक जो है आप देख सकते हैं, एरो दिख रहा होगा, इसकी लिंक किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जाकर इसे देखिए। इस पर ब्रीफ डिस्कशन किया गया है, ऑप्शनल सब्जेक्ट से रिलेटेड, न्यूज़पेपर से रिलेटेड, तैयारी की शुरुआत कैसे करें, ये सारा डिस्कशन यहाँ पर किया गया। तो जाइए इस पर एक बार क्लिक करके आप इसको फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और इस चैनल पे जो भी चीजें बताई जाए इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें। चलिए शुरू करते हैं, आज की जो आपकी क्लास है उसको शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, अपन लोग मूल अधिकार देख रहे हैं ना, मूल अधिकार पढ़ रहे हैं, फंडामेंटल राइट। और लास्ट क्लास में अपने हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था भैया, मूल अधिकार हम लोग पढ़ रहे हैं ना, मूल अधिकार। और लास्ट आर्टिकल 21 हम लोग देख रहे थे, है ना। एफआर क्या पढ़ रहे हैं, एफआर पढ़ रहे हैं। ठीक है, मूल अधिकार पढ़ रहे हैं। मूल अधिकार में आर्टिकल 21 हमने लास्ट क्लास में थोड़ा देखा था। ठीक है, गोपालनवाद, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, गोपालनवाद, है ना, गोपालनवाद को देखा था। ठीक है, कि किस तरह से गोपालनवाद में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था, है ना। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, मेन कि भैया जो आर्टिकल 21 है, यानी जीवन का जो अधिकार है, वो 19 आर्टिकल 19 से नहीं जुड़ता। अगर आपके 19 का कहीं वायलेशन हो रहा है, आपके बोलने की स्वतंत्रता पर कहीं कोई रोक लगा रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट ये आकर नहीं कह सकते कि 19 पे मेरे बोलने के अधिकार का हनन किया जा रहा है, इससे मेरे जीवन के अधिकार का भी हनन हो रहा है, वायलेट हो रहा है, ये आप नहीं कह सकते। ये सारी चीजें गोपालनवाद में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट की थी, कही थी। ठीक है, डिसीजन ये दिया था। अब इसके आगे क्या है, एक केस था इसी अनुच्छेद 21 का ही, यानी कि जीवन की स्वतंत्रता का ही एक मामला आया था, आर्टिकल 21 का ही, मेनका गांधी से संबंधित ये मामला था। मेनका गांधीवाद के नाम से ये जो केस है वो जानते हैं। तो क्या है भैया, अब हम लोग इसी आर्टिकल 21 में क्या देखने जा रहे हैं, मेनका गांधी, आर्टिकल 21 में क्या अपन लोग देखने जा रहे हैं, मेनका गांधीवाद। ठीक है, मेनका गांधीवाद। देखिए, ये जो मेनका गांधी वाला मामला था, मामला कुछ यूं था कि मेनका गांधी का जो पासपोर्ट था, वो पासपोर्ट जो दिल्ली के जो रीजनल पासपोर्ट ऑफिस है दिल्ली का, वहां पर उन्हें कहा गया था कि आप अपना पासपोर्ट ले आकर यहां पर सबमिट कर दीजिए। ठीक है, अब उसके पीछे कारण नहीं बताया गया था। ठीक है, तो क्या था, 1967 में जो मेनका गांधी का जो पासपोर्ट है वो जारी किया गया था, वो मतलब वो बनकर उनको मिला था, जारी किया गया था किस पर, दिल्ली। ये जो रीजनल ऑफिस है किसका, पासपोर्ट वाला जो रीजनल ऑफिस है, उन्होंने मेनका गांधी को इश्यू किया था पासपोर्ट। लेकिन 1 जून 1976 को ये जारी किया गया। ठीक है, 1 जून 1976 को इनका जो पासपोर्ट है वो जारी किया गया। बात को समझिएगा, 1 जून 1976 को ये पासपोर्ट इनका जारी किया गया। और 1977 में ये जो ऑफिस है, पासपोर्ट ऑफिस ने कहा, रीजनल ऑफिस जो दिल्ली वाला है, उन्होंने मेनका गांधी से कहा कि आप अपना पासपोर्ट ले आकर क्या कर दें, यहां पर जमा कर दें। उनको आदेश दिया गया।
ठीक है, कि आप ले आकर क्या कर दे, यहां पर जमा कर दे। अब जो विदेश मंत्रालय की तरफ से ये मामला था, विदेश मंत्रालय ने इस पे उचित कारण भी नहीं बताया कि क्यों उनके पासपोर्ट को वो सबमिट करवा रहे हैं। ठीक है, तो 1977 में क्या हुआ, मेनका गांधी का पासपोर्ट क्या है, एक तरह से जब्त किया गया, एक तरह से उनका पासपोर्ट को रख लिया गया। ठीक है, अब जब ये किया गया तो अच्छा, जब पासपोर्ट आप किसी का रख लोगे तो आप वो क्या है, वो व्यक्ति बाहर नहीं जा सकता है ना, विदेशों में नहीं जा सकता, इस तरह पासपोर्ट वाला मामला आता है। तो मेनका गांधी क्या करी, मेनका गांधी को लगा भैया ये तो मेरे मूल अधिकार का हनन हो रहा, मेरे फंडामेंटल राइट का वायलेशन किया जा रहा है ना। मेनका गांधी सीधा आर्टिकल 32 के तहत, आर्टिकल 32 के तहत कहां पहुंच गई, मेनका गांधी आर्टिकल 32 के थ्रू कहां पहुंच गई भाई, ये क्या है आर्टिकल 32, एक बार सबसे पहले कमेंट सेक्शन में आप बताओ ये 32 क्या है। 32 आपको देता है अधिकार ना कि अगर आपके मूल अधिकार का वायलेशन हो रहा है, हनन हो रहा है, कहीं आपके मूल अधिकार को कोई छीन रहा है, तो आप सीधा आर्टिकल 32 के तहत, आर्टिकल 32 के थ्रू आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो मेनका गांधी ने इसका इस्तेमाल करते हुए सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और भैया सुप्रीम कोर्ट में कहा कि भैया ये जो मेरे जीवन जीने की स्वतंत्रता है, आर्टिकल 21 है, उसका क्या कर रही है, उसका वायलेशन कर रही है। मतलब शारीरिक स्वतंत्रता और जीवन की स्वतंत्रता का हनन किया जा रहा है मेरे पासपोर्ट को लेकर। बात समझ रहे हैं, क्या कहा गया कि मेरे पासपोर्ट को मेनका गांधी ने आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट पहुंची और कहीं कि भैया ये जो मेरे पासपोर्ट को जब्त किया गया है, लिया गया है बिना किसी रीजन के, कुछ कारण नहीं बताया गया विदेश मंत्रालय द्वारा, फॉरेन मिनिस्ट्री ने कोई ऐसा रीजन नहीं बताया और मेरे पासपोर्ट को ले लिया है फॉरेन मिनिस्ट्री, और ये क्या है भैया, ये मेरे आर्टिकल 21 का वायलेशन है। किसका, आर्टिकल 21 का क्या है, हनन इन्होंने बताया। ठीक है, कि इसके साथ मेरे आर्टिकल 21 के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, इसका हनन किया जा रहा है, इसका वायलेशन किया जा रहा है। ठीक है, अब ये 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट तो पहुंच गए, इन्होंने खटखटाया दरवाजा और ये कहा कि 21 का वायलेशन किया जा रहा है। अब देखिए ये सब मामला पहुंचा और क्या कहा कि मेरे शारीरिक स्वतंत्रता, क्या कहा, शारीरिक स्वतंत्रता को छीना जा रहा है, शारीरिक स्वतंत्रता को क्या है भैया, छीना जा रहा है। मतलब मेरे देखो आपको राइट मिलता है ना कि भैया आप स्वतंत्र हो, ठीक है, ये शरीर है आपकी स्वतंत्र, आप कहीं भी मूव कर सकते हो। ठीक है, तो यहां जब ये पासपोर्ट छीन लिया, उनसे ले लिया गया, तो वो कहीं और भी अन्य जो देशों में जाने के लिए उन पर प्रतिबंध तो लगा ही दिया गया एक तरह से। तो अब क्या हुआ, ये तो जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जब ये मामला पहुंचा, इन्होंने ये सब बातें कही, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, देखिए पासपोर्ट वाला मामला, इससे पहले पासपोर्ट वाले मामले पर ऐसा कोई मुद्दा नहीं पहुंचा था कि अगर पासपोर्ट ले लिया जाए किसी का तो इसका ये माना जाए कि आर्टिकल 21 का वायलेशन हो रहा है, आर्टिकल 21 का हनन हो रहा है, ऐसा कोई मामला पहुंचा नहीं था। जरूर इससे पहले सतवंत सिंह बनाम राम रतन मामला एक कुछ था, राम रतन मामला, वो एससी ने वहां पर कहा था कि भैया यात्रा का अधिकार जो है वो जीवन के अधिकार में आता है। क्या कहा था भैया, ये जो यात्रा का अधिकार है, इससे पहले जो कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था यात्रा का अधिकार, राइट टू ट्रेवल वाला जो मामला है, यात्रा का अधिकार, ठीक है, यात्रा का अधिकार क्या है, आर्टिकल 21 में आता है। लेकिन पासपोर्ट अगर जब्त किया गया तो ये मामला नया था। तो अब सुप्रीम कोर्ट के सामने एक नया मामला पहुंचा था। अब सुप्रीम कोर्ट को ये डिसाइड करना था कि जो इनका पासपोर्ट जब्त किया गया, इनका पासपोर्ट मेनका गांधी का लिया गया है, वो क्या वाकई में आर्टिकल 21 का उल्लंघन करता है, पासपोर्ट ले लेना ये स्वतंत्रता व्यक्ति की छीनता है या नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट को अब क्या करना था, इस पर डिसीजन लेना था, इस पर जजमेंट देना था। ठीक है, क्लियर हो रही है बातें? एक बार अगर क्लियर हो रही है तो प्लीज सबसे पहले आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये चीजें क्लियर हो रही हैं या नहीं। चलिए, ये इसको आप अपने शब्दों में समझ लिए हैं तो अपने शब्दों में नोट डाउन भी कर सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नोट नहीं कर रहे हैं तो आप बस एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग में के लिए ये आप समझ लें कि आर्टिकल 21 वाला मामला, मेनका गांधी वाला मामला पासपोर्ट वाला मामला था। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। अब सुप्रीम कोर्ट को क्या इस पर जजमेंट देना था, इस पर निर्णय थोड़ा सा सुनाना था। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय सुनाया है मेनका गांधी वाद में, ये केस जाना जाता है मेनका गांधी वाद के नाम से। ठीक है, वो जजमेंट देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। ठीक है, चलिए अपन लोग क्या पढ़ रहे हैं, मेनका गांधी वाद। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं, आर्टिकल 21 का मेनका गांधी वाद। ठीक है, अच्छा कौन कौन लोग जानते हैं मेनका गांधी को, जानते हैं आप? कहां से
चुनाव लड़ती हैं, क्या है, कहां, अगर मालूम है तो प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं कि मेनका गांधी कौन है। तो भैया क्या है, ये मेनका गांधीवाद अपन लोग पढ़ रहे हैं, मेनका गांधीवाद। ठीक है, चलिए देखिए, सुप्रीम कोर्ट के पास ये जब मामला पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इसमें कुछ जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है उसमें क्या किया, उसके विचार में बदलाव किया। क्या किया, अभी मैं बताता हूं क्या मतलब है इसका। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की सोच में बदलाव किया, प्रक्रिया के विचार में बदलाव किया, परिवर्तन किया। ये क्या है मतलब इसका, मैंने आपको बताया था ना कि भैया क्या है, गोपालनवाद वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ही क्या है, सबसे अच्छी है, सबसे सर्वोच्च है, और सुप्रीम कोर्ट का कोई हक नहीं है, कोई राइट नहीं है। क्या कहा था, जो गोपालनवाद में क्या कहा था, गोपालनवाद वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था भैया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ना कि ये जो मतलब कानून बनाने का जो अधिकार है वो किसके पास है, वो अधिकार संसद के पास है, पार्लियामेंट के पास है ना। और हम लोग जो है, यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, हम लोग जो है, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ ये कर सकता है कि ये जो कानून बनाया जा रहा है वो क्या है भैया, वो क्या है, हम ये बस देख सकते हैं कि जो सजा दी जा रही है वो सजा तार्किक है या नहीं है, यानी कि वो सजा का जो कानून बनाया गया है उसी के हिसाब से दी गई है या नहीं दी गई। तो ये क्या है, उस समय कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये गोपालनवाद में ये कहा था ना कि मतलब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, मतलब कानून बनकर जो आया, हाँ, तो वो क्या है, वो सही है, उचित है, जो संसद ने बनाया कानून वो उचित है। बस हमें ये देखना है, हम उसका देख करेंगे कि भैया ये जो कानून बनाया गया उसी के माध्यम से ही क्या दंड दिया जा रहा है या नहीं, ये कहा गया ना गोपालनवाद में। तो लेकिन अब जो मेनका गांधीवाद था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बदलाव की, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, मतलब कानून जो बनाती है संसद, इसकी सोच में थोड़ा सा बदलाव किया। क्या किया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में क्या किया, बदलाव किया। ये जो प्रोसीजर स्टेबलाइज्ड बाय लॉ वाला मामला है, ठीक है, क्या भैया, चलिए ये क्या है भैया, प्रोसीजर स्टेबलाइज्ड बाय लॉ, ठीक है। ये जो इसमें क्या किया, इसमें चेंजेस किए, ठीक है, इसमें क्या किए, इसमें चेंजेस किए। अब देखिए इसमें क्या कहा, मेनका गांधीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया ये जो आपकी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है इसमें बदलाव किया जाएगा। क्या किया, इसमें कहा कि भैया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, अभी आपको समझाता हूं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, अभी आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। प्रक्रिया में बदलाव किया। क्या बदलाव किया, बदलाव ये किया भैया कि अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो संसद कानून बना रही है, बात को समझिएगा, जो संसद आपकी पार्लियामेंट, हमारी पार्लियामेंट जो कानून बना रही है, वो कानून क्या वाकई में तार्किक है या नहीं, इसकी भी जांच, इसकी भी रेख हम करेंगे। मतलब क्या, कोई ऐसा कानून ना बना दिया जाए कि किसी के जीवन के अधिकार का क्या हो, हनन हो। तो अब इसमें क्या कहा, इसमें बड़ा चेंजेस सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये जो मामला था ना विधि द्वारा स्थापित गोपालनवाद में कि भैया जो संसद बना रही है वही ओके है, वही सब कुछ है, हम तो सिर्फ देखेंगे कि जो कानून बना उसी हिसाब से दंड दिया जा रहा है, यानी ये कहा था ना। लेकिन यहां पर कहा, यहां पर मेनका गांधीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया कि भैया ये कहा कि ये जो कानून बनकर आ रहा है वो तार्किक है, विधि मनमानी तरीके से तो नहीं बनाई गई है, ये भी हम जांच करेंगे। क्या है भैया कि भैया क्या कहा, विधि यानी जो संसद कानून बना रही है, संसद यानी विधि मनमानी तरीके से, मनमानी तरह से ना बनाई गई हो। बात को समझिएगा, समझ रहे ना। मतलब अब सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला क्लियर किया कि जो कानून बनाया गया है, जो कानून बनकर आया है, वो कानून ऐसा ना हो कि संसद ने कुछ भी बना दिया, किसी के जीवन के अधिकार को छीनने का मामला हो। नहीं, अगर वो कानून मनमाना होगा, संसद बनाएगी भी ऐसा कानून, ऐसी विधि मतलब कानून होता है,
तो भैया वो क्या होगा, वो भैया हम उसकी जांच करेंगे और वो मनमाना वाला मामला जो है वो नहीं चलेगा। जो गोपालन वाद में कहा कि केस में सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा था कि भैया हाँ जो संसद बनाती है वो ओके ओके है, सब कुछ ओके है, सिर्फ हम उसकी क्या करते हैं, जांच करते हैं कि जो कानून बना है उसके हिसाब से ये दंड दिया जा रहा है यानी पनिशमेंट किया जा रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ये क्या है, ये रेडिकल चेंजेस यहाँ पर, मतलब आमूलचूल परिवर्तन यहाँ पर अपने जजमेंट में क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने दिया, मतलब बड़ा बदलाव के रूप में आप इसे देख सकते हैं। तो भैया क्या है यहाँ पर, क्या है सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया ये तार्किक होना चाहिए। क्या है, ये तार्किक होना चाहिए। क्या तार्किक होना चाहिए, ये क्या है, जो कानून बनकर आया, कानून क्या है, बना हुआ कानून क्या है, तार्किक होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए। बना हुआ कानून क्या होना चाहिए, कानून तार्किक होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए। समझ रहे हैं बात को, लॉजिकल। ऐसा ना हो कि भैया कुछ ऐसा कानून बना दिया जिससे क्या है, जिससे किसी के मूल अधिकार का हनन हो रहा है। तो प्लीज इसे नोट डाउन कर लें, इसे नोट डाउन कर लें, इसको अपने शब्दों में नोट डाउन किया करें। ऐसा ना हो कि जैसे मैंने बना हुआ कानून तार्किक हो, ये लॉजिकल, इसको कुछ लोग एज इट इज नोट डाउन कर लेते हैं। प्लीज इसे क्लियर, जो शब्द है वो पूरे होने चाहिए, सॉरी जो आपके सेंटेंस हैं, जो आपके वाक्य हैं वो पूरे होने चाहिए, तभी आप एक अच्छा आंसर राइटिंग, आप एक अच्छे नोट्स की तरफ बढ़ोगे आगे। ठीक है, तो इसे नोट डाउन कर ले अपने शब्दों में, नोट डाउन कर ले इसको। तो क्लियर हो गई चीजें। तो भैया कहने का मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये कहा कि ये जो कानून है, कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट के पास है, संसद के पास है, लेकिन ये जो कानून बनाया जा रहा है वो कानून क्या होना चाहिए, तार्किक होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, और ऐसा ना कोई कानून बना दे कि किसी के जीवन के अधिकार का हनन हो, वायलेशन हो। क्लियर हो गई बातें। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर क्या कहा, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी चीजें कही। ठीक है, अब लास्ट में मैंने क्या कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया ये जो कानून बनाया गया है वो कानून तार्किक हो। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कानून जो विधायिका बना रही है, यानी संसद विधायिका है ना, विधायिका यानी लेजिस्लेचर जो कानून बना रही है, ठीक है, लेजिस्लेचर ये आपका, ये हमारी लेजिस्लेचर जो कानून बना रही है वो क्या हो, कानून बना रही हो, वो क्या होना चाहिए, वो तार्किक होना चाहिए, लॉजिकल। ये मैंने लास्ट में आपको बताया ना, तार्किक होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए। अब इसमें एससी ने इसको क्या नाम दिया, तार्किक वाले को क्या नाम दिया, तार्किक वाले को नाम दिया भैया कि उचित प्रक्रिया। जो कानून बनाया जा रहा है वो उचित प्रक्रिया के द्वारा बनाया जाए, उचित प्रक्रिया के द्वारा बनाया जाए। उचित प्रक्रिया मतलब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। क्या भैया, प्रोसेस ऑफ लॉ। क्या कहें भैया, प्रोसेस ऑफ लॉ। बात को समझिएगा, यानी कि ये प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब क्या है कि अगर कोई कानून बनाया जा रहा है, मात्र विधि बनाकर किसी को क्या है, आप दंडित नहीं कर सकते, किसी के मूल अधिकार का हनन नहीं कर सकते, आप किसी के जीवन से, उसे जीने से वंचित नहीं कर सकते। क्या कहा, उचित प्रक्रिया का मतलब यहां क्या है, उचित प्रक्रिया का, चलिए इसको मतलब समझ रहे हैं ना। मैं आपको और क्लियर करता हूं। कानून जो है विधायिका का जो है वो कानून बना सकती है, ठीक है, यानी संसद जो है वो कानून बनाने का अधिकार विधायिका के पास है, लेजिस्लेचर के पास है, लेकिन कानून तार्किक होना चाहिए, और जो कानून बन रहा हो वो उचित प्रक्रिया के माध्यम से बने, प्रोसेस ऑफ लॉ के थ्रू बनाया जाए। अगर ये नहीं हो रहा है तो क्या है भैया, तो ये दिक्कत है। ठीक है, तो भैया उचित प्रक्रिया यानी प्रोसेस ऑफ लॉ का क्या मतलब है यहां पर, ये मैं आपको बताता हूं। देखिए प्रोसेस ऑफ लॉ का क्या मतलब है, प्रोसेस ऑफ लॉ, उचित प्रक्रिया, उचित प्रक्रिया। बात को समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये उचित प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ लॉ। देखिए अब आपके पास अधिकार तो मिला हुआ है, कानून बनाने का, लॉ मेकिंग का जो अधिकार है वो लेजिस्लेचर के पास है, विधायिका के पास है, लेकिन ऐसा कोई अधिकार ना बना दो, ऐसी कोई विधि ना बना दो, ऐसे कोई कानून आप ना बना दो जिससे किसी के जीवन को क्या है, जीने से आप वंचित कर दो। क्या भैया, जीवन जीने के अधिकार को छीनने वाला कानून नहीं बनना चाहिए। जीवन जीने के अधिकार मतलब ऐसा कोई नॉर्मली कानून ना बनाओ आपकी जीवन जीने से आप वंचित कर दो किसी से। ठीक है, तो भैया क्या है, बल्कि जो विधि है वो तार्किक होनी चाहिए। क्या है, विधि तार्किक होनी चाहिए, इसी का यही मतलब है प्रोसेस ऑफ लॉ। उचित प्रक्रिया का मतलब यही है, जीवन जीने के अधिकार से आप वंचित ना करें, ऐसा कोई कानून ना बना दे। ठीक है, तो क्या है भैया, ये इस तरह से उचित प्रक्रिया के माध्यम से
कानून बनाओ आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा ना बनाओ कि किसी के जीवन के अधिकार का हनन हो जाए। तो ये तो प्रोसेस विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बदलाव किया। अब देखिए, अब जीवन के अधिकार की उदारवादी व्याख्या भी सुप्रीम कोर्ट ने की। ठीक है, जीवन के अधिकार की कुछ व्याख्याएं इसी मामले में मेनका गांधीवाद में ही सुप्रीम कोर्ट ने की। क्या? जीवन के अधिकार की उदारवादी व्याख्या। ठीक है, क्या की सुप्रीम कोर्ट ने इसी में जीवन के अधिकार की उदारवादी व्याख्या, उदारवादी व्याख्या। ठीक है, देखिए ये सब क्या चल रहा है, ये सब क्या चल रहा है, मतलब सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 21 हम लोग पढ़ रहे हैं ना, अनुच्छेद 21 हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो ये जो आर्टिकल 21 पढ़ रहे हैं, आर्टिकल 21 में क्या क्या प्रोग्रेस हुआ, ये सारी चीजें हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, इसी में हम लोग क्या देख रहे हैं, मेनका गांधी का पासपोर्ट जो जब्त किया गया और उस पर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने किस तरह से दरवाजा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट फिर किस तरह से मेनका गांधी वाले केस को लेकर क्या है और बहुत से निर्णय किया है ना, बहुत से निर्णय किए का मतलब क्या है, आर्टिकल 21 को के दायरे को और बढ़ा दिया है ना। आर्टिकल 21 के दायरे को मतलब क्या, जैसे बहुत से मामले ऐसा, जैसे यहां पर अगर पासपोर्ट जब्त किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया ये क्या है, पासपोर्ट आप जब्त नहीं अगर आप कर रहे हो तो कोई रीजन आपको बताना चाहिए। तो ये आर्टिकल 21 यानी जीवन के अधिकार यानी स्वतंत्रता, ये जो मिली है जीवन के जीने की स्वतंत्रता, उसको और भी ज्यादा उसको बड़ा कर दिया और भी ज्यादा उसको विस्तृत कर दिया, इसका जो डायमेंशन है वो और ज्यादा इसको एक्सपेंड किया। ठीक है, तो क्या है, ये सब हम लोग इसी मेनका गांधीवाद में आर्टिकल 21 के तहत ही देख रहे हैं। ठीक है, तो क्या है, अब इसी केस में मेनका गांधी वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, जीवन के अधिकार की उदारवादी व्याख्या की, मतलब जीवन के अधिकार जो मिला हुआ है आप सभी को, हम सभी को, उस पर क्या भैया, इस पे और भी ज्यादा क्या बताया कि जीवन का अधिकार वाकई में होता क्या है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर और डिस्कस किया, ब्रीफ किया, इसको बताया, इसकी व्याख्या की। ठीक है, तो क्या भैया, लिबरल इंटरप्रिटेशन ऑफ राइट टू लाइफ। ठीक है, तो ये क्या है, ये जीवन के अधिकार की उदारवादी व्याख्या की लिबरल इंटरप्रिटेशन जो वाला मामला है, यानी उदारवादी व्याख्या वाला जो मामला है, यहां पर किसका किया, जीवन के अधिकार का, वो सुप्रीम कोर्ट ने अब क्या कहा वो हम देखते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ यहां पर कहा कि जो जीवन का अधिकार है वो शारीरिक प्रताड़ना है। अगर शारीरिक प्रताड़ना आपको नहीं मिल रही है तो सिर्फ यही जीवन का अधिकार नहीं है। क्या कहा भैया, क्या कहा, जो शारीरिक जो आपको प्रताड़ना, ये जो शारीरिक प्रताड़ना आपको अगर नहीं मिल रही है तो सिर्फ यही जीवन का अधिकार नहीं है। मतलब हमने क्या गोपालनवाद वाले मामले में क्या देखा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि शारीरिक प्रताड़ना अगर आपको नहीं मिल रही है तो ये सही, वाकई में यही सच्चा जीवन का अधिकार है ना। मतलब आप स्वतंत्र हैं, आपको शरीर से कोई भी प्रताड़ित नहीं कर रहा है शारीरिक रूप में, तो ये क्या है, उस केस में क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि यही सच्चा जीवन का अधिकार है। लेकिन मेनका गांधी वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने स्टेटमेंट को बदला और क्या कहा कि भैया सिर्फ शारीरिक प्रताड़ना, अगर आपको शारीरिक प्रताड़ना नहीं मिल रही है, ये समझ रहे हैं आपको, मतलब आपको ये शारीरिक दुख कोई नहीं दे रहा है तो सिर्फ यही जीवन का अधिकार में नहीं आता है। सिर्फ इसको यही नहीं मान लेना है कि यही जीवन का अधिकार है सच्चा, लेकिन बल्कि एक गरिमामय जीवन। ठीक है, क्या भैया, इन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने, बल्कि एक गरिमामय जीवन आपको मिलना चाहिए, गरिमामय जीवन मिलना चाहिए। अगर गरिमामय जीवन इसके साथ मिल रहा है तो वाकई में वो सही सच पूछे तो जीवन का अधिकार है। क्या कहा, सिर्फ यही नहीं है शारीरिक प्रताड़ना अगर आपको नहीं मिल रही तो वाकई में ये जीवन का अधिकार आपको मिल रहा है, बल्कि ये तो इसके साथ साथ कहा कि भाई गरिमामय जीवन आपको मिल रहा है तो सच पूछो तो ये आपके जीवन का अधिकार वाला मामला बनता है। आपको सच पूछो तो आपको जीवन का अधिकार मिल रहा है। क्लियर हो रही बातें? तो प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको चीजें क्लियर हो रही हैं। ठीक है, गरिमामय जीवन साफ साफ कहा। ठीक है, ये जो फिजिकल टॉर्चर है, समझ रहे बात को, ये फिजिकल टॉर्चर ही, अगर फिजिकल टॉर्चर आपका कोई नहीं कर रहा है, ठीक है, तो ये मत समझिए फिजिकल टॉर्चर अगर नहीं हो रहा है आपका तो आपको जीवन का अधिकार मिल गया, नहीं, बल्कि क्या है भैया, गरिमा में जीवन भी आपको मिलना चाहिए। फिजिकल टॉर्चर कोई नहीं करे, इसके साथ साथ आपका गरिमा में जीवन भी हो
तो सच पूछा जाए तो ये क्या है, जीवन का अधिकार आपका है। ठीक है, डिग्निफाइड लाइफ अगर आपको मिल रही है तो भैया आपको सही पूछा जाए ये क्या है, आपके गरिमा जीवन अगर आपको मिलना है तो सही पूछा जाए यही क्या है, जीवन का अधिकार है, गरिमा में जीवन का अधिकार है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गई बातें, इसको नोट डाउन कर ले, इसको नोट डाउन कर ले। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ शारीरिक प्रताड़ना का अभाव ही मात्र क्या जीवन का अधिकार नहीं है, बल्कि गरिमा में जीवन अगर आपको मिल रहा है तो सच पूछो वही क्या है, सच पूछो तो अगर गरिमा में जीवन आपको मिल रहा है तो वही क्या है, जीवन का अधिकार है। तब जीवन का अधिकार आपका पूर्ण होगा, पूरा होगा। तो क्या है भैया, गरिमा में जीवन और प्लस क्या है, जीवन प्लस ये जो प्रताड़ना है, ठीक है, ये दोनों, ये अगर प्रताड़ना का अभाव है और गरिमा में जीवन दोनों में है ये साथ साथ, तभी सच पूछो तो जीवन का अधिकार आपको मिल रहा है। सिर्फ ये ना कह देना कि भैया प्रताड़ना नहीं मिल रही है तो जीवन का अधिकार आपको मिल गया है, नहीं, गरिमा में जीवन भी आपको होने चाहिए, डिग्निफाइड लाइफ आपको मिल रही है तो आप क्या है, आप सच पूछो तो जीवन का अधिकार आपको मिल रहा। क्लियर हो गई, इसको नोट डाउन कर ले, अपने शब्दों में इसे नोट डाउन कर ले प्लीज, मैं बार बार कहता हूं इसको आप अपने शब्दों में नोट डाउन कर ले। ठीक है, तो क्या है भैया, सुप्रीम कोर्ट ये क्या कर रहा है, ये व्याख्याएं कर रहा है, ये क्या है, इसको ब्रीफ कर रहा है और आर्टिकल 21 को यानी अनुच्छेद 21 को और ज्यादा ब्रीफ कर रहा है। ठीक है, और भैया सुप्रीम कोर्ट ने यही नहीं रुका सुप्रीम कोर्ट, बल्कि ये भी कहा कि भैया आंशिक और अधूरा है क्या आपकी जो जीवन जीने की स्वतंत्रता है, अगर ये विभिन्न प्रकार के अधिकार आपको नहीं मिल रहे हैं तो आपकी जो स्वतंत्रता है जीवन जीने की वो आंशिक है, अधूरी है। क्या भैया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ये सब चीजें आपको नहीं मिल रही हैं तो क्या भैया, जो स्वतंत्रता, ये स्वतंत्रताएं अगर आपको नहीं मिल रही हैं तो ये क्या है, आपका जो जीवन जीने का अधिकार है वो आंशिक एवं क्या है, अधूरा है। ठीक है, ये इनकम्प्लीट है आपका। ठीक है, इनकम्प्लीट माना जाएगा राइट टू लाइफ, समझ रहे हैं, और पार्शियल माना जाएगा। क्या भैया, अगर ये पार्शियल है, ठीक है, अगर ये पार्शियल है और इनकम्प्लीट है, क्या ये जो स्वतंत्रताएं आपको मिल रही हैं अगर वो पूरी नहीं है और आंशिक है, थोड़ी है, तो सही पूछो आपके जीवन का अधिकार आपको नहीं दिया जा रहा है। बिल्कुल क्लियर हो गई बातें, तो प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं कि आंशिक और अधूरा ये लिख ले। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ जिक्र किया कि अगर ये स्वतंत्रताएं अगर आपको जो दी जा रही है वो आंशिक है यानी पार्शियल है, यानी पूरी नहीं है, थोड़ी बहुत मिल रही है, और अधूरी है, अगर ये स्वतंत्रताएं आपको नहीं मिल पा रही हैं तो सच पूछो आपको क्या है, जीवन जीने के अधिकार वाला मामला आपको नहीं मिल रहा है, नहीं दिया जा रहा है। ये सब मेनका गांधीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 को और ब्रीफ करते हुए बोला। क्लियर हो रही है बातें, तो प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं आर्टिकल 21 आपको क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो भैया ये क्या है, ये क्या है भैया, ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर बोली। और एक और क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने, एक और यहीं पर क्या फैसला मतलब बोलते हुए जजमेंट में कहा कि भैया ये जो आपका आर्टिकल 21 है, अनुच्छेद आर्टिकल 19 है और आपका 21 है, सॉरी 14 है और आपका 19 है और 21 है, मतलब अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21, ये तीनों क्या हैं, ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, जीवन की स्वतंत्रता तभी पॉसिबल होगी। क्या भैया, यहां पर क्या कहा, ये तीनों को गोल्डन ट्रायंगल कहा। इसी केस में, मेनका गांधीवादी केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, 21, 19 और आपका 14 इनको गोल्डन ट्रायंगल कहा। क्या भैया, स्वर्णिम त्रिभुज कहा इसको, क्या कहा, गोल्डन ट्रायंगल, गोल्डन ट्रायंगल। ठीक है, इसको क्या कहा, स्वर्णिम त्रिभुज कहा, स्वर्णिम त्रिभुज कहा। ठीक है, इसको गोल्डन ट्रायंगल कहा, और इसके बिना क्या है, आपकी जीवन की जो स्वतंत्रता है वो अधूरी है। मतलब आर्टिकल 21 जीवन जीने का अधिकार और ये स्वतंत्रता का अधिकार, ये समता वाला मामला जो है, ये तीनों अगर आपको मिल रहे हैं, ये तीनों मामले, तो सही पूछा जाए जीवन का अधिकार यही है। और ये इसके बिना क्या है भैया, ये तीनों एक दूसरे पूरक है, इसके बिना क्या है, आपकी स्वतंत्रता जो है वो छीनी जा रही है। ये क्या है भैया, एक दूसरे के पूरक है। ठीक है, क्लियर हो गया मामला। 21, 19, 14 ये गोल्डन ट्रायंगल है यानी स्वर्णिम त्रिभुज है, इसके बिना जो स्वतंत्रता है आपकी वो पूरी नहीं होती है क्या जीवन की। तो ये क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने इसकी विस्तृत व्याख्या की
और इसको भैया इस पर रेडिकल डिसीजन दिया, रेडिकल चेंजेस वाला मामला था। यहां पर क्या है, अमूल चूल परिवर्तन करते हुए इसकी व्याख्या की आर्टिकल 21 की। क्लियर हो गए? प्लीज इसे नोट डाउन कर ले, इसे नोट डाउन करते चले, मैं बार बार कह रहा हूं। अच्छा, मैं अभी क्या है, अभी इसको मैं नोट्स के रूप में आपको लिख के यहां नहीं बता रहा हूं। रीजन क्या है, शुरुआत में मैं बता रहा था। अब आप क्या करें, जब मैं बोल रहा हूं, कोई टॉपिक आपको समझा रहा हूं, तो आप इसे नोट करते चले। इससे क्या होगा, मैं लिख सकता हूं यहां पर, अभी लिख सकता हूं आपको, इससे थोड़ा समय जाता है, लेकिन समय से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है, इंपॉर्टेंट यह है कि जो मैं बताऊं वो आप अपने शब्दों में लिखने की आदत डालें, हैबिट वो आपकी बनेगी। अगर हैबिट नहीं बन रही तो आंसर राइटिंग वाला मामला, मैं बार बार कहता हूं क्या भैया, कि जो आंसर राइटिंग वाला मामला है वो शुरू हो जाता है आपके किससे, आपके नोट्स बनाने से। जैसा आप नोट्स बनाओगे वैसा ही आप आंसर राइटिंग कर पाओगे एग्जाम में। ठीक है, तो क्या है, अगर आप आंसर राइटिंग, अगर आप अपने नोट्स टू द पॉइंट बना रहे हो, लिखने की आदत आप में आ गई, मतलब कोई जो टॉपिक है वो आपने समझ लिया और समझने के बाद अपने मन से आप अपने नोट्स बना पा रहे हो, तो यकीन मानिए कि आप क्या कर पाओगे, एग्जाम में आप ये सारी चीजें क्या है अपने आंसर में भी लिख पाओगे। तो यही वजह है कि मैं थोड़ा सा इसको इग्नोर करता हूं। और अगर आप नोट्स बना रहे हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ कि चीजें आपको समझ में आ रही है और आप नोट्स बना रहे हो, प्लीज बताओ। चलिए बताओ आप, चलिए इसको आप नोट डाउन कर लें। चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं, जल्दी जल्दी इस टॉपिक को खत्म करना है। ठीक है, जल्दी जल्दी इस टॉपिक को खत्म करना। आर्टिकल 21 मैंने पहले बताया था, बहुत ज्यादा थोड़ा सा डायनेमिक है, विस्तृत है, इसलिए इसको थोड़ा सा टाइम भी दे रहा हूं और ये पढ़ा जाना चाहिए। चलिए अब आगे हम देखते हैं कि ये जो मेनका गांधी वाले मामले में जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या है डिसीजन दिया था, जो फैसले सुनाए थे, इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने आगे और क्या क्या फैसले सुनाए वो अब हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या अभी है, जीवन के अधिकार में अंतर्निहित जो और अधिकार है, क्या क्या अधिकार आ जाते हैं वो अब हम देखते हैं। क्या है, अभी मैं समझाता हूं अगर आपको चीजें समझ में नहीं आ रही हैं। जीवन के अधिकार में और क्या है, अंतर्निहित अधिकार मतलब क्या है, इसका अधिकार मतलब इसका क्या है, देखिए जीवन के अधिकार में और क्या क्या दायरे, मतलब ये जो जीवन का अधिकार आपको मिला है उसमें और क्या क्या अधिकार आपको है। मतलब जीवन का अधिकार ये सिर्फ नहीं है ना कि सिर्फ जीवन जीना ही एक अधिकार है, मान लेते हैं कि मतलब सांस ले रहे हो तो ये जीवन आपका चल रहा है, सिर्फ यही नहीं है, बल्कि और क्या क्या अधिकार आता है जीवन जी, जैसे मैंने कहा ना गरिमामय जीवन आपको मिलना चाहिए। ठीक है, तो गरिमामय जीवन मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ सांस चलना ही ये अधिकार है, कि सांस चल रहा है तो आप जी रहे हो, ये जीवन आपको मिला हुआ है, नहीं, बल्कि बहुत सारे अधिकार आपको इसमें मिले हैं। जैसे आपको स्वच्छ पर्यावरण में रहना, मतलब आप अगर देश में रह रहे हो तो आपको क्या है, एक स्वतंत्र तरीके से आप ये कहो कि आप जो सांस ले रहे हो वो क्या है, प्रदूषित हवा आपको नहीं मिलनी चाहिए, एक स्वच्छ हवा आपको मिलनी चाहिए। ये सब क्या है, ये सब आर्टिकल 21 के तहत आता है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार लगातार इस पे जजमेंट भी सुनाया। ठीक है, आपका मामला पहुंचा था पटाखों वाला, है ना, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था पटाखों वाला मामला और कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा ये मामला कि भैया जो पटाखे दिवाली में जलाए जाते हैं इनको बैन किया जाए दिल्ली में। ठीक है, तो यहां दिल्ली में क्या किया गया, कोर्ट पहुंचे कुछ लोग और कहा कि भैया ये जो पटाखे जलाए जाते हैं दिवाली में उनको बैन करो, क्योंकि इन पटाखों से प्रदूषण होता है। तो ये क्या है, इसको हवाला दिया गया कि भैया ये प्रदूषण हो रहा है और आर्टिकल 21 का उल्लंघन है ना, आर्टिकल 21 यानी जीवन के जीने के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है ये पटाखे जलाने से। मतलब आप स्वच्छ पर्यावरण में आप जी नहीं पा रहे हो, सांस नहीं ले पा रहे हो पटाखे जलाने से। तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये भी मामला पहुंचा था। आगे जो अभी इस पर क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे, डिस्कस करेंगे क्या है था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट इस पर दिया, ये सारा कुछ हम लोग आगे फर्दर देखेंगे क्वेश्चन जब ये देख रहे होंगे। ठीक है, तो ये क्या है, तो मैं क्या कह रहा हूं भैया कि जीवन के अधिकार में और क्या क्या अधिकार आ जाते हैं वो अब हम लोग देखने जाना है। देखिए ये जो मेनका गांधी वाला मामला था, मेनका गांधीवाद वाला, इसी को आधार बनाते हुए 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया। देखिए फैसला ये था कि जो बहुत सारे ऐसे अपराधी होते हैं जिन्हें क्या है, जिन्हें मृत्यु दंड की सजा मिल जाती है ना, तो भैया उनको फांसी की सजा दी जाती है ना। अब वो फांसी की सजा होने में मतलब दे तो दी जाती है, लेकिन उन्हें सजा मिलने में, उन्हें लटकाने में देरी होती है सब। तो ऐसा क्या होता है, कई बार ऐसा होता है वो जो मामला है वो 10-10 साल पेंडिंग रह जाता है। लोअर कोर्ट है ना, लोअर कोर्ट तो वो सजा दे देती है। मतलब क्या है, मतलब मान लेते हैं कोई सजा एक कोई पर्सन है, इसको फांसी की सजा लोअर कोर्ट ने दे दिया, जिला न्यायालय ने आज नीचे
उच्च न्यायालय ने दे दिया है ना, उच्च न्यायालय ने मान लेते हैं इसको फांसी की सजा दे दी। तो ये मामला जो ए व्यक्ति है, ठीक है, वो कहा उच्च न्यायालय से उच्चतम न्यायालय पहुंच गया है ना, गुहार लगाने, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, मान लेते हैं गुहार लगाने कि भैया ये गलत है और इसको देखा जाए। तो कई बार होता क्या है, मतलब कई बार होता है कि ये जो मामले हैं वो पेंडिंग में पड़े रहते हैं, 10-10 साल पेंडिंग में पड़े रहते हैं। मतलब क्या है कि वो उस पर डिसीजन नहीं आ पाता है। तो ये जो जिसे सजा मिली है, किसकी फांसी की सजा मिली है या फिर उसके जीवन को लेने की स्वतंत्र सजा मिली है, वो तो हर पल क्या है मर रहा होता है ना, हर पल की भैया कभी भी मुझे लटकाया जा सकता है। तो क्या भैया यहां पर क्या है, ये सजा जो मिलने में देरी नहीं होनी चाहिए। अगर आप इसका मतलब अगर ये पहुंचा है कोई मामला कोर्ट में तो इस पर क्या है तुरंत विचार करना चाहिए, इस पर तुरंत डिसीजन आना चाहिए। अगर आप देरी कर रहे हो तो ये मानिए कि इसके जीवन के अधिकार का हनन ही हो रहा है, वायलेशन ही हो रहा है, यानी कि वो हर पल वो मर रहा है। तो क्या भैया ये क्या है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे अपराधियों को, ऐसे व्यक्तियों को जो मृत्यु दंड की सजा उन्हें मिल चुकी थी और उनके क्रियान्वयन में देरी हो रही थी, मान लेते हैं क्या क्या भैया सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया कि ये 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने जो ऐसे अपराधी जिन्हें मृत्यु दंड की सजा मिल चुकी है, मृत्यु दंड की सजा मिल चुकी है, ठीक है, तो और सजा मिल चुकी है लेकिन उनके क्रियान्वयन, ठीक है, यानी कि मृत्युदंड देने में अगर देरी हो रही है, समझ रहे, इंप्लीमेंटेशन में इनके क्या हो रही है, देरी हो रही है, जो 10 साल से अधिक, मतलब 10 साल से अधिक अगर किसी व्यक्ति को सजा दे दी गई है मृत्युदंड की और उसको लटकाया नहीं जा रहा है, ऐसे व्यक्ति जो 10 साल से उनको लटकाया नहीं जा रहा है और क्रियान्वयन में देरी हो रही है, समझ रहे बात को, मतलब 10 साल पहले इनको मृत्युदंड की सजा दे दी गई है लेकिन इनका क्या हो रहा है, इनको ये सजा दी नहीं जा रही है, मतलब ग्राउंड पर उनको लटकाया नहीं जा रहा है, 10 साल से ये पेंडिंग में पड़ा हुआ है। तो ऐसे मृत्युदंड प्राप्त व्यक्तियों को, अपराधियों को सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने इन लोगों को क्या कर दिया, उम्र कैद में इनकी सजा तब्दील कर दी। मतलब अब इनको लटकाया नहीं जाएगा, इनको क्या है, इनकी सजा जो है वो उम्र कैद में इनको तब्दील, अब ये उम्र भर जेल में रहेंगे, लटकाया नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया वही जो मैंने बताया कि भैया इन लोगों को क्या भैया, इनके जो जीवन के अधिकार का वहां हनन हो रहा था। विलंब अगर आप कर रहे हो, अगर आप अपराधियों को, अगर आप जो उनको सजा दी गई है वो सजा देने में अगर आप विलंब कर रहे हो तो ये मानिए कि उनके जीवन के अधिकार का भी उल्लंघन कहीं ना कहीं किया जा रहा है। तो क्रियान्वयन में देरी व्यक्ति के जीवन के अधिकार का उल्लंघन है। क्लियर हो गई बातें? तो प्लीज इसे नोट डाउन कर लें, इसे अपने शब्दों में नोट डाउन कर लें, आप इसको कोट करते रहें जहां जरूरत पड़े। 21 वाला मामला आए, कहीं ये इस तरह वाला मैटर कहीं लिखने को आए तो आप इसको एग्जाम्पल के रूप में लिख लें। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाते हुए इनको क्या किया भैया, उम्र कैद में तब्दील कर दिया, वही मृत्युदंड वाला मामला। ठीक है, इसको आप प्लीज नोट डाउन कर लें, इसको नोट डाउन कर लें। चलिए देखिए, ये तो आपने नोट डाउन कर लिया। बाकी देखिए, यही सुप्रीम कोर्ट ने ये जो जीवन के अधिकार वाला मामला है इसको और विस्तार कर रहा था सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के पास 1997 में एक मामला पहुंचा। क्या मामला पहुंचा? 1997 में एक मामला सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा। क्या केस का नाम था? विशाखावाद। विशाखावाद, ये केस का नाम है विशाखावाद। 1997 में 1997 में सुप्रीम कोर्ट के पास एक केस पहुंचा। देखिए, विशाखा नाम की एक एनजीओ थी। क्या थी भैया? विशाखा नाम की एक एनजीओ थी। ठीक है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन था ये। ठीक है, गैर सरकारी संस्था थी एक। ठीक है, जो भैया बच्चों के लिए काम किया करती थी, महिलाओं के लिए काम किया करती थी। क्या भैया? गैर सरकारी संस्था थी ये, सरकारी संस्था ठीक है, एनजीओ थी, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थी। ठीक है, तो एनजीओ क्या होती है? पता है किसी को एनजीओ क्या होती है? एनजीओ ये होती है कि किसी उद्देश्य के लिए काम किया करती है। जैसे ये एनजीओ किसी एम के लिए वो अपना वर्क किया करते हैं। एनजीओ जैसे विशाखा नाम की ये एनजीओ थी, ये महिलाओं और बच्चों के लिए, इस तरह के लोगों के लिए काम किया करती थी। तो ये क्या था भैया? ये काम किया करती थी एनजीओ। ये एनजीओ काम तो किया करती थी। अब इसी एनजीओ में, विशाखा नाम की इसी एनजीओ में एक महिला थी, भंवरी देवी, वो भी काम किया करती थी। भंवरी देवी भी क्या है? इसी एनजीओ में महिला थी, काम किया करती थी। ठीक है, अब ये जो भंवरी देवी थी वो क्या, वो महिला सशक्तिकरण के लिए काम करती थी, महिलाओं के लिए काम करती थी, बच्चों के लिए काम करती थी। ठीक है, तो क्या भैया, विमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या भैया, ये महिला सशक्तिकरण के लिए क्या करती थी?
काम किया करती थी, मतलब ये कह ले कि महिलाओं के लिए काम किया करती थी। एक मामले में हुआ ये कि ये जो भावरी देवी थी वो उनके साथ 1992 में 1992 में क्या हुआ, इनके साथ रेप कर दिया गया। एक राजस्थान के एक किसी जिले में ये पहुंची थी और बाल विवाह को रोकने के लिए, और वहां पर जब पहुंची तो इनके साथ रेप कर दिया गया, बलात्कार कर दिया गया। ठीक है, अब जब बलात्कार किया गया तो जो आरोपी थे जिनको वहां पर पकड़ा गया, वो पकड़ा तो गया आरोपियों को, लेकिन वो साक्ष्य नहीं थे, वो बरी हो गए। ठीक है, उनको रिलीज कर दिया गया। सही से एविडेंस नहीं मिल पाए कि बलात्कार उन्होंने ही किया है, तो उनको क्या कर दिया गया, बरी कर दिया गया। क्या कर दिया गया, भवरी देवी के साथ जिन्होंने रेप किया उनको क्या कर दिया गया, रिलीज कर दिया गया, बरी कर दिया गया। ठीक है, अब देखिए भवरी देवी, अब ये सब मामला था। अब भवरी देवी यहां नहीं रुकी, इन्होंने क्या किया, ये सीधा सीधा कहां पहुंच गई, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। कैसे पहुंचेंगी बताइए एक बार, किस आर्टिकल का प्रयोग करके ये पहुंची होंगी सुप्रीम कोर्ट, एक बार बताइए। आर्टिकल 32 के थ्रू ये कहां पहुंच गई भैया, आर्टिकल 32 के थ्रू ये सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और इन्होंने एक रिट दायर करी। ठीक है, एक क्या है, जनहित याचिका दायर की सुप्रीम कोर्ट में, जनहित याचिका। ठीक है, PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इन्होंने क्या किया, दायर किया। PIL दायर किया यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। मैंने पढ़ाया है शुरुआत में PIL क्या होता है, जनहित याचिका क्या होती है, पता है ना आप सभी को। तो शुरुआत में मैंने इसीलिए ये सारी छोटी छोटी चीजें आर्टिकल 32 को इसलिए मैंने पहले पढ़ा दिया। लोग सोच रहे होंगे कि 32 को मूल अधिकार तो भैया यहां से शुरू हो रहा है 12, 13, 14, तो 32 को पहले पढ़ा दिया। इसी वजह से 32 को मैंने पहले पढ़ाया, क्योंकि ये 32 जो है वो बार बार घूम फिर के आएगा आपका, किसमें आएगा, जब हम ये आर्टिकल सारे ये मूल अधिकार पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो आर्टिकल 32 इसलिए पहले पढ़ाया था। तो ये क्या है, भवरी देवी सीधा आर्टिकल 32 के तहत जनहित याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और क्या कहा भैया कि ये मेरी सुनवाई की जाए। ठीक है, सीधे सीधे क्या कहा कि यहां पर मेरी सुनवाई की जाए। अब ये भवरी देवी के मामले को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए, गाइडलाइन जारी की, किसे, महिलाओं के लिए, मतलब कार्यस्थल में जो महिलाएं काम करती हैं उनकी सुरक्षा के लिए। मतलब जो महिलाएं आप आज भी देख सकते होंगे ऑफिस में काम करती हैं, है ना, और जगहों पे काम करती हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी की। सुप्रीम कोर्ट ने क्या की, एक दिशा निर्देश जारी किए। वो क्या दिशा निर्देश जारी किए वो अब हम देखने जा रहे हैं भवरी देवी केस में, विशाखावाद केस में। ठीक है, तो ये क्या है, इस केस का नाम क्या जाना गया, इस केस को विशाखावाद केस के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है इस केस को, विशाखावाद केस के नाम से। ये विशाखावाद NGO थी, इसी केस के नाम से ये जो है मामला जाना जाता है। इंपॉर्टेंट मामला है, इसको आप अपने शब्दों में क्या है थोड़ा सा आप नोट भी कर सकते हैं, और नहीं नोट करना तो कोई दिक्कत नहीं, बस आपको चीजें याद रहनी चाहिए कि विशाखावाद केस क्या था। ठीक है, तो इसे आप एक बार नोट डाउन कर लें। तो इसको आपने नोट डाउन कर लिया, चलिए इसको मैं रेज करता हूं। और अब आप देखिए विशाखावाद केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या जो गाइडलाइन है वो जारी की, वो देखते हैं। जो गाइडलाइन थी वो क्या जारी की, देखिए ये जो, एक मिनट इसको, अच्छा जो हेडिंग होगी वो आपकी यही है। ठीक है, क्या बदलाव हुए आप इसको आप देख लेना। ठीक है, तो क्या भैया यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने जो दिशा निर्देश जारी किए, दिशा निर्देश किसमें जारी किए भैया, गाइडलाइन जारी की विशाखावाद केस में। विशाखावाद ये केस में है ना, इस केस में जो गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने जारी की वो अब हम देखते हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में 1997 में ऐतिहासिक फैसला दिया। क्या भैया, इसमें हिस्टोरिकल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया, ऐतिहासिक फैसला सुनाया। ठीक है, ऐतिहासिक फैसला सुनाया सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में विशाखावाद केस में। ठीक है, कब भैया, 1992 में इनके साथ रेप हुआ था ना, 97 में इस केस की सुनवाई करते हुए फाइनल सुप्रीम कोर्ट ने क्या है भैया, फैसला सुनाया, ऐतिहासिक फैसला सुनाया कि भैया यौन शोषण जो है वो क्या है, वो जीवन के अधिकार का उल्लंघन करता है। क्या भैया, जो राइट टू लाइफ वाला मामला है, क्या है भैया, जो राइट टू लाइफ वाला मामला है, राइट टू लाइफ, इसका वायलेशन करता है। अगर आप सेक्सुअल हरासमेंट अगर किसी के साथ हो रही है, यौन उत्पीड़न, यौन शोषण किसी का हो रहा है, समझ रहे हैं, यौन शोषण। ठीक है, यौन शोषण
अगर ये सेक्सुअल हैरासमेंट वाला मामला है तो ये अगर किसी के साथ किया जा रहा है तो ये क्या है, ये जीवन के अधिकार का उल्लंघन है, ठीक है, राइट टू लाइफ को भी वायलेट करता है। इस पर ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने विशाखाबाद केस में सुना है। इस पे आप लिख लें कि विशाखाबाद के ऐतिहासिक 1997 में विशाखाबाद केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए ये कहा कि यौन शोषण क्या है, यौन शोषण अगर हो रहा है किसी के साथ तो भैया क्या है, वो जीवन के अधिकार का उल्लंघन है। क्लियर होगी बातें? तो भैया ये क्या है, यहां पर ऐतिहासिक फैसला सुना है। और देखिए बंगाल वाली घटना आप जानते हैं, 2-3 दिन पहले जो बंगाल की घटना हुई, वहां पर क्या हुआ भैया, किसी के साथ रेप करके इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया गया, उसके बाद उसको क्या है भैया, उसको मार भी दिया गया। भैया इस तरह के जो मामले हैं करंट में चल रहे होते हैं, हत्या कर दी गई, इस तरह के मामलों को थोड़ा सा आप केस स्टडी के रूप में भी लिया करें, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे चीजें आपको थोड़ा सा डेवलपमेंट जो होते हैं, आपका ये कह सकते हैं कि आपके सोचने समझने की जो शक्ति है वो थोड़ी सी क्या होती है, थोड़ी सी आगे बढ़ती, इंप्रूवमेंट उसमें होता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये विशाखाबाद केस में दिशा निर्देश जो सुप्रीम कोर्ट ने और भी जारी किए, जिसमें ऐतिहासिक फैसला यही सुनाया कि 1997 में भैया ये कि भैया राइट टू लाइफ का वायलेट करता है अगर यौन शोषण किसी के साथ किया जा रहा है, अगर क्या किया जा रहा है कि सेक्सुअल हैरासमेंट किसी के साथ हो रहा है, ठीक है। तो भैया क्या है, ये क्या है, ये सारी चीजें इसमें आती हैं, ठीक है। अब देखिए ये तो सारी चीजें थी। अब 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने एक और मामला सुना है, ये विशाखाबाद केस खत्म हो गया, अब इसी में चल रहा है, जीवन के अधिकार को व्याख्या कर रहा है, उसकी जीवन के अधिकार को डिस्क्राइब कर रहा है सुप्रीम कोर्ट की, और क्या क्या आता है जीवन के अधिकार में। तो 2016 में सुप्रीम कोर्ट क्या है, सुनवाई कर रहा था, एक मानहानि वाली सुनवाई कर रहा था। क्या भैया 2016 में सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा था, सुप्रीम कोर्ट मानहानि, ठीक है, मानहानि, ठीक है, डिफेमेशन पर सुनवाई कर रहा था, है ना। मानहानि का मतलब आप समझते हैं ना, लास्ट क्लास में मैंने कई बार बताया मानहानि का मतलब, ठीक है। तो 2016 में सुप्रीम कोर्ट मानहानि पर सुनवाई कर रहा था, और कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि भैया क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो मानहानि है, आपकी मन पे जो हानि पहुंचती है, अगर कुछ कोई ऐसा बोल दे रहा है कि आप जीवन सही तरीके से जी नहीं पा रहे हैं, आप बार बार सोच रहे हैं, तो ये क्या है, आपकी मानहानि होती है ना, डिफेम, आपको कोई डिफेम करता है ना, डिफेमेशन वाला मामला बनता है। तो कहा भैया सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने मानहानि वाला मामला उनके तक पहुंचा, और कहा सुप्रीम कोर्ट ने ये जो जीवन का अधिकार है, ठीक है, सम्मान का अधिकार क्या है, वो जीवन के अधिकार में आता है। क्या भैया, सम्मान का अधिकार, क्या कहा, बता रहा हूं, सम्मान का अधिकार ये जो है वो जीवन के अधिकार में आता है, जीवन के अधिकार में आता है। क्या मतलब है इसका, क्या मतलब है इसका, देखिए कहने का मतलब, अगर मैं कह दूं किसी को भैया कि तुम्हारे पास पैसे हैं नहीं, या फिर कह दूं कि भैया मतलब गलत आरोप किसी पे लगा दूं, ठीक है, तो क्या होगा, ऐसे में क्या होगा, ऐसे में आप, वो व्यक्ति बार बार सोच रहा होगा, उस जो मैंने उसको बोला है, गलत चीजें बोली है, वो बार बार सोच सकता है ना, सोच सकता है कि भैया ये कैसे ऐसे बोल दिया, वो उसे रात में नींद भी नहीं आ सकती। तो ये क्या है, ये डिफेम उसको किया मैंने, इसको उसके मन पर हानि पहुंची है ना, तो ऐसे में उसको क्या है, उसको राइट है, हक है कि मेरे पर क्या है, केस मुकदमा दर्ज कराए, केस फाइल कराए। तो क्या है, अगर 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 ये मानहानि किसी की हो रही है, तो अगर मैंने किसी को बोला ना कि भैया तेरे पास पैसे नहीं है, जो भी A to Z जो भी चीजें बोली, तो उसके सम्मान में क्या हो रहा है भैया, सम्मान में ठोस पहुंच रहा है ना, सम्मान उसका कम हो रहा है ना। तो भैया सम्मान का अधिकार, अगर उसके सम्मान का अधिकार कहीं कहीं क्या हो रहा है, तो उस पर क्वेश्चन मार्क उठ रहा है, सम्मान उसका घट रहा है, तो भैया उसके जीवन का अधिकार भी खत्म हो रहा है, ये मानकर चलिए। तो क्या है, सम्मान का अधिकार क्या है, जीवन के अधिकार से जुड़ा हुआ है। अगर सम्मान का अधिकार किसी को नहीं मिल रहा है, ये किसी का वायलेट हो रहा है सम्मान का अधिकार, तो ये मान कर करिए चाहिए कि भैया ये जीवन का अधिकार भी क्या है, वो छीना जा रहा है उससे। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट यहाँ पे 2016 में दिया कि भैया कि मानहानि वाला जो मामला है, अगर सम्मान का अधिकार जो है वो जीवन के अधिकार में आता है। क्लियर हो गई बात है? तो प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं। आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी एक्टिविटी कम दिखाते हो, लगातार कमेंट सेक्शन में बताया करो जो पूछ रहा हूं, और इसी के साथ साथ लाइक का बटन जरूर दबाएं, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक भी शेयर किया करें, ठीक है। चीजें क्लियर हो गई? तो ये क्या था, ये ओवरऑल मामला था कि भैया सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 का एक्सपेंशन किया, आर्टिकल 21 को, अनुच्छेद 21 को और ज्यादा विस्तृत किया। क्लियर होगी बातें?
चलिए, अच्छा एक बहुत ज्यादा डिबेट वाला मामला है कि भैया अगर आप जो आपके ये कह सकते हैं, बताता हूं मैं। चलिए देखिए, एक बहुत ज्यादा डिबेट वाला ये मामला है कि अगर कोई व्यक्ति मरना चाहे, है ना, तो वो स्वयं से ये अधिकार उसे मिला है, मतलब आत्महत्या का जो अधिकार है, ठीक है, सुसाइड वाला अधिकार जो है, वो क्या भैया वो किसी को दिया जा सकता है? ये बहुत ज्यादा ज्वलंत मुद्दा है, डिबेट वाला मामला है, ठीक है। अगर कोई मरना चाहता है, खुद से आत्महत्या करना चाहता है, तो क्या वो अधिकार उसको मिलना चाहिए? तो ये बहुत ज्यादा डिबेट वाला मामला है और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार लगातार ये कहा है कि भैया ये जो कोई अगर अपनी इच्छा से मरना चाहता है तो ये क्या है, ये भैया कहीं भी वैधानिक नहीं है, ये कहीं भी लीगल नहीं है और ये आत्महत्या के मामले में आएगा। किसमें आएगा? आत्महत्या के मामले में आएगा। तो भैया क्लियर चीजें आप ये समझे कि अगर ये वाला मामला आए, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये कहा है, अब इस पे बहुत सारे डिबेट्स भी हैं, लेकिन ये मानकर चलिए आत्महत्या वाला मामला कहीं भी जीवन के अधिकार में नहीं आता। मतलब क्या कि मैं अपनी जिंदगी कैसे भी जी सकता हूं, मैं अपनी जिंदगी खत्म भी कर सकता हूं। अगर ये आप कह रहे हो कि ये जीवन के अधिकार में आता है कि मैं अपनी जिंदगी खत्म करूं, ये मेरी मर्जी है, तो ये नहीं चलेगा, ये आत्महत्या में आएगा और आप पर केस दर्ज होगा। तो समझ रहे हैं, अगर आप कहीं से कूद रहे हैं किसी बिल्डिंग से कहीं इधर उधर और आप अगर ये अटेम्प्ट करते हो सुसाइड वाला और अगर पाया जाता है बाद में आप बच जाते हो, तो आप पर ये मुकदमा दर्ज किया जाएगा। भैया किया जाता है, आत्महत्या वाला मामला बनता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप अपनी जान स्वयं से नहीं ले सकते। ये लगातार जजमेंट आए हैं पिछले कई वर्षों में, दशकों से भी आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपना यही रुख बनाया है और भी बहुत सारे डिसीजन दिए, लेकिन एक ओवरऑल जो व्यू देखा जाए वो यही है कि ये जो मामला है सुसाइड वाला, वो जीवन के अधिकार में नहीं आता है। क्लियर हो गई बातें कि भैया जीवन के अधिकार में नहीं आता है। बाकी जैन धर्म में भी कुछ ऐसे संथाल वाला मामला है कि जैन धर्म में कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है धार्मिक जहां पर लोग अपने शरीर को त्याग देते हैं और मर जाते हैं। तो भैया मतलब वो अपने शरीर को त्याग दिया तो भैया खत्म ही हो गए। तो ये भी सुप्रीम कोर्ट ने भैया यहाँ 2016 में भी एक फैसला सुनाया इसी पर ही, ठीक है। कहा कि भैया ये जो जैन धर्म में ये जो मामला है, ये धर्म से जोड़कर आप देख लो, ये कि शरीर को त्याग देना, ये भी भैया यही इसी में आएगा, आत्महत्या वाले मामले में आएगा। अगर आप ऐसा करते हो तो ये अपराध है और आईपीसी की धाराओं में आप पर मुकदमा दर्ज हो सकता है। तो क्या भैया ये सब धर्म, अब ये धर्म से जोड़कर आप नहीं देख सकते। ये मामला क्या है? ये मामला सोशल है, धर्म से ऊपर। समाज जो है वो धर्म से ऊपर है। धर्म तो छोटी चीज हो गई, समाज उससे बड़ी चीजें हो गई ना। समाज में अगर आपको रहना है तो एक जो लीगल चीजें हैं, आईपीसी की जो धाराएं हैं उसके हिसाब से। तो भैया कहने का मतलब यह है कि ये जो धर्म का मामला है, जो जैन धर्म में ये संथाल वाला जो मामला है, उसमें ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भैया नहीं, ये क्या है, ये आत्महत्या की श्रेणी में आएगा। अगर आप अपने शरीर को खत्म कर रहे हो तो ये भी आत्महत्या की श्रेणी में आएगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल चीजें हो गई। बाकी आर्टिकल 21 मेरी तरफ से जो है वो खत्म हुआ, ठीक है। अब इस पे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होते रहते हैं। आर्टिकल 21 जो है वो बहुत ज्यादा ये कहे कि इसमें लगातार आपको चीजें एड ऑन होती रहेंगी। करंट वाला मामला देखा करे लगातार। और मैंने पटाखों पे, दिवाली वाले मामले पे, पटाखों को जलाना एक ये मानिए आर्टिकल 21 का उल्लंघन। वो फर्दर अभी जब हम लोग क्वेश्चन आंसर वाले सेशन को देखेंगे तो उस पर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे आर्टिकल 21 को थोड़ा बहुत और, ठीक है। आज की क्लास में बस इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर कोई भी क्वेरी आपकी है तो आप 9711411048 पर आप व्हाट्सएप करें। और क्लास कैसी लग रही है, आर्टिकल 21 आपको समझ में आया, माइंड में चीजें एज इट इज क्लियर हुई, तो प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं। लाइक का बटन जरूर दबाएं और टेलीग्राम पर जो लाइव सेशन होता है वो ज्वाइन कर लें आप, अगर आपको ज्वाइन करना हो। वीक में 3 डेज होता है। लिंक जो है टेलीग्राम की वो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। बाकी शुभम मिश्रा वाले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।